छत्तीसगढ़ पे जंगल राज चल रहा है। अगर मेरा गहरा संबंध होता, मैं तो सब काम छोड़कर उसके शादी में चला जाता। मैं तो शादी में भी नहीं जा पाया। तो फिर मेरे साथ गहरा संबंध फिर कहाँ से बना? जिसने अपराध किया है वो अपराधी है, और अपराध के लिए कोई भी सवाल नहीं हो सकता। अभी हम पूर्व सांसद श्री दीपक बैज जी के निवास में आए हुए हैं, और जो आपको बता दूं कि अभी छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, और वहां पर हम लोग आए हुए हैं। कुछ ज्वलंत बातें हैं, कुछ समस्याएं हैं इस क्षेत्र में, उसके बारे में हम उस विषय में कुछ चर्चा करना चाहते हैं। तो हम लोग अभी आए हुए हैं दीपक बैज जी के यहाँ, और मैं वहाँ जा रहा हूँ, आपको दिखाता हूँ। उनका निवास है ये हम उनके निवास में आ चुके हैं, और थोड़ी देर में उनसे मुलाकात होगी। हम लोगों ने मुलाकात का समय मांगा हुआ है, और थोड़ी देर में उनसे मुलाकात होगी। नमस्कार। मैं बता दूं, मैं अभी बैठा हुआ हूं दीपक बैज जी के पास, जो पूर्व सांसद थे और आज ये प्रदेश छत्तीसगढ़ प्रदेश के अध्यक्ष हैं। उनसे मैं रूबरू हो रहा हूं, और इनसे कुछ ज्वलंत विषयों पे भी बात करूंगा। और अभी जो पत्रकार के साथ हमारे मुकेश चंद्राकर जी के साथ जो घटना घटी है, सबसे पहले उस बारे में जानूंगा, क्योंकि बहुत ही दुखद घटना थी। तो इस बारे में दीपक बैज जी आप ये बताएं कि ये घटना हुई और कितनी निंदनीय है। आपकी भाषा में आप बताइए कि क्या होना चाहिए यहाँ पर। देखिए, मुकेश चंद्राकर बीजापुर जैसे संवेदनशील क्षेत्र के युवा पत्रकार और अपने कार्यों के प्रति हमेशा सजग। साथ ही मेरे साथ भी व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छा संबंध थे। बीजापुर के कुछ मैटर को लेकर और कुछ मुद्दों को लेकर कभी कभार डिस्कशन करते थे। हालांकि करीबन मुझे लगता है 2 से 3 महीने पहले से मुझे उनके साथ बात नहीं हो पाई। मैं बहुत अच्छा करीब से जानता हूँ उनको, और बहुत ही युवा और जुझारू पत्रकार है। उनका नहीं रहना, मैं समझता हूँ, एक पत्रकारिता जगत के लिए, और हम लोग का व्यक्तिगत संबंध भी थे, तो बहुत बड़ा क्षति हुआ है। लेकिन देखिए, पत्रकारों की सुरक्षा इस सबसे बड़ा एक चिंता का विषय है वर्तमान परिस्थिति में। पिछले समय देखेंगे आप कि एक हमारा दंतेवाड़ा का पत्रकार को आप एक अवैध रेत उत्खनन को लेकर वो मीडिया प्रसारित प्रसारित करते हैं, उनको रोकने गए। आप एक प्रशासन का एक टीआई उनको गाड़ी में गांजा रख के अंदर कर दी, और ये पत्रकार सुरक्षा। और इससे पहले और कई घटनाएं हुई। मतलब इस सरकार में आखिर वो क्यों रहा है, क्यों ऐसी घटनाएं घट रही है? भाई, अपराधी कोई भी हो, लेकिन अपराध करने से पहले वो डरना चाहिए। डर और भय उनके मन में रहना चाहिए। लेकिन इस सरकार में डर नाम का चीज खत्म हो चुकी है, इसलिए घटनाएं लगातार घटते जा रही। आप देखेंगे डॉक्टर का पत्नी का मर्डर हो गया। हाँ। मुख्यमंत्री आने के उसी दिन। जी जी जी। और ये मतलब मुख्यमंत्री बस्तर में और 2 घटनाएं होती है। क्यों? इसलिए मतलब छत्तीसगढ़ को इस सरकार ने अपराध का गढ़ बना दिया है। ना पत्रकार सुरक्षित है, ना जनप्रतिनिधि सुरक्षित है, ना आम जनता सुरक्षित है, ना महिलाएं, हमारी माता बहनें सुरक्षित है। कहीं ना कहीं पत्रकार का जो घटना है, उनके साथ जो बर्बरता घटनाएं हुई, मैं समझता हूँ इस पर जितनी कड़ी कार्रवाई करना चाहिए, होनी चाहिए, उतनी कड़ी कार्रवाई हो, क्योंकि ये घटना माफ़ी के लायक नहीं है। और स्वाभाविक सा है कि हम लोगों ने एक युवा पत्रकार को खोया है। स्वाभाविक सा है कि उस घटना को सुनकर बहुत ही तकलीफ हुआ है। अच्छा, और इस तरह की घटना भविष्य में नहीं होनी चाहिए। एक मंच में आप भी थे, हम भी थे, हमारे पत्रकार साथी लोग भी थे, हम लोग बैठे थे। हम लोगों ने आपकी सरकार, पिछली सरकार थी, उसमें हम लोगों ने पत्रकार सुरक्षा कानून के बारे में चर्चा की थी, जिस पर उन्होंने आश्वस्त किया था माननीय भूपेश बघेल जी ने, कि पत्रकारों पे कोई भी ऐसी आंच आती है तो हमारी सरकार सबसे पहले चाहेगी कि पत्रकार के ऊपर अवांछित जो भी आरोप लगाए जाते हैं, पहले उनसे परमिशन लिया जाएगा। कहीं ना कहीं ऐसी कुछ व्यवस्था होगी जिससे, यानी बिना कारण का कोई कोई पत्रकारों को फंसा दिया जाता है। इस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि आपको और याद दिला दूं, बीच में आपकी सरकार आई, उसके पहले रमन सिंह जी की सरकार आई। उन्होंने भी कहा था कि पत्रकार सुरक्षा कानून को बहुत मजबूत बनाएंगे, लेकिन पत्रकार आज भी बेचारा है, बेचारा था। ये बेचारापन कब दूर होगा? नहीं, सवाल ही नहीं। देखिए, उन तो 15 साल राज किए, अभी फिर 5 साल राज करेंगे। हमको तो 5 साल मौका मिला, लेकिन वास्तव में आना चाहिए। और मैं समझता हूँ सिर्फ
लेकिन इसमें पत्रकारों को भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि पत्रकारिता पारदर्शी, स्पष्ट और निस्वार्थ भाव से होना चाहिए। अगर ऐसा है तो निश्चित रूप से पत्रकारों के लिए सुरक्षा के लिए कहीं ना कहीं सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि अभी सरकार इनकी है। मैं तो बोल रहा हूँ भाई, इनकी सरकार है, इनके हाथ में सब चीज़ है, तो पत्रकारों के लिए कम से कम सुरक्षा के लिए कम से कम एक ठोस कदम उठाना चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना घट सके। और कम से कम जो जनता के लिए स्वतंत्र रूप से लिखते हैं, सरकार देखिए, पत्रकार जनता और सरकार के बीच का एक कड़ी है, हमारा चौथा स्तंभ। अगर चौथा स्तंभ भी अगर सुरक्षित नहीं है, फिर किस पे भरोसा करें? इसमें सरकार को इसमें गंभीरता से विचार करना चाहिए। अच्छा, आप तो देखे हैं, आप अभी भी बराबर दौरे पे रहते हैं और अपने कार्यकाल में भी आपने बहुत कुछ काम किया है और बहुत ही यानी नक्सल प्रभावित हो, चाहे जहाँ थोड़ी सी परेशानी होती है किसी को जाने में, वहाँ भी अपन जाते हैं, पूरा रिस्क लेके जाते हैं। ये तो आप लोगों ने देखा है। बिल्कुल। तो इस पर हम लोग कैसे जाएं अगर हमको सुरक्षा नहीं मिलती है? प्रशासनिक न शासन द्वारा न प्रशासन द्वारा हम लोग को अगर सुरक्षा नहीं मिलेगी तो हम लोग कैसे काम करेंगे? हर यानी प्रत्येक पत्रकार का ये कहना है कि जब तक हमको सुरक्षा नहीं मिलेगी, हम कहाँ से कलेक्ट करके लाएंगे समाचार? देखिए, ये तो सच्चाई है। बस्तर जैसे क्षेत्र में आप कोई ग्रामीण अगवा हो गया, कहीं बड़ी घटना ये हो गई, कहीं और कुछ हो गया, तो स्वाभाविक सा है आपकी मुख्य मार्ग से 25-50 किलोमीटर अंदर भी बीहड़ जंगलों में भी, नक्सल क्षेत्रों में भी आप चले जाते हैं। स्वाभाविक सा है, सुरक्षा का सबसे बड़ा चिंता है। और यह है कि अपनी जान जोखिम में डालकर आप लोग सरकार के लिए, शासन प्रशासन के लिए काम करते हैं, ये तो सच्चाई है। लेकिन यह है कि आपकी सुरक्षा का चिंता करना सरकार का दायित्व है, और स्वाभाविक सा सरकार को इस पे विचार करना चाहिए। अच्छा, एक और कल जैसे हम गए थे बीजापुर, तो बीजापुर में दबी जुबान भी और कुछ लोगों ने स्पष्ट भी कहा कि वो जो हत्यारे हैं, कांग्रेस से उनका अच्छा जुड़ाव रहा है और बार बार आपके साथ उनको, आपने जो गुलदस्ता दिया उसको बार बार दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि उनके साथ उनके बहुत अच्छे संबंध थे। इस पर मनन होना चाहिए। देखिए, ये मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी का ओछी मानसिकता है। कोई भी अपराधी किसी राजनीतिक दल का नहीं हो सकता। अपराधी अपराधी है, जिसने अपराध किया है वो अपराधी है, और अपराध के लिए कोई भी क्षमा नहीं हो सकता। क्या मैं 2 बार का विधायक रहा? क्या मैं सांसद रहा? क्या बस्तर की जनता का मेरे साथ पहचान नहीं है क्या? क्या मेरे साथ कोई जुड़ाव नहीं है क्या? और प्रदेश अध्यक्ष हूँ आज मैं, प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष, पूरा प्रदेश में मेरे साथ किसी का जुड़ाव नहीं है क्या? इसी ऑफिस में पहली बार उनसे मेरा मुलाकात हुआ, और इसी ऑफिस में आया, अपना शादी कार्ड दे रहे, शादी कार्ड दिया, फोटो खिंचा लिया, हो सके अपना फेसबुक में अपलोड भी कर लिया। तो उससे पहली बार मेरे से मिला है, पहली बार मेरे से बात हुआ। उस शादी में मैं जा भी नहीं पाया। अगर मेरे साथ नहीं है, अगर मैं मेरा गहरा संबंध होता, मैं तो सब काम छोड़कर उसके शादी में चला जाता। मैं तो शादी में भी नहीं जा पाया। तो फिर मेरे साथ गहरा संबंध फिर कहाँ से बना? अगर कोई मेरे दरवाजे में कोई बड़ा आदमी है, कोई प्रशासन का अधिकारी, कोई ठेकेदार है, कोई गरीब मजदूर भी है, अगर आएगा तो मैं तो उसको बिठाऊंगा, चाय पिलाऊंगा, फोटो खींचना चाहेगा फोटो खिंचाऊंगा, ये तो मेरा दायित्व है, मैं जनप्रतिनिधि हूँ। लेकिन उसको सिर्फ घटना को डाइवर्ट करने के लिए किसी के साथ गहरा संबंध बता रहा हूँ, मैं बोला ये भारतीय जनता पार्टी की उनके साथ फोटो भी जारी कर दिए। फिर अब मेरे साथ गहरा संबंध, पर उनके साथ क्या संबंध है? हम लोग तो, हमारे तो मीडिया ने भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइनिंग कर ली। कर ली। क्या वहां का एमएलए विक्रम मुंडा भी, उनके साथ उनका संबंध नहीं रहा होगा क्या? क्या वहां पे पूर्व मंत्री महेश गागड़ा रहे, आज बीजेपी का नेता, उनका संबंध नहीं रहा होगा? एक जिले में चाहे किसी भी दल का व्यक्ति हो, ठेकेदार हो, पत्रकार हो, या फिर किसी भी दल का व्यक्ति हो, आपस में जुड़ाव रखता है, तो उसको राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। आप शीशे के घर में रहकर आप दूसरे के घर में पत्थर मारना तो पहले बंद करें। आप एक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, यहाँ पर मेरे साथ बैठे हैं दीपक बैज जी, जो पूर्व सांसद भी रहे हैं बस्तर के, और आज की परिदृश्य में, आज के शासन में, आज के प्रशासन में ये क्या बदलाव देख रहे हैं या क्या इसमें सुधार आनी चाहिए, इसके बारे में आप विस्तार से थोड़ा बताइए। देखिए, जब से ये सरकार आया है, सरकार को कौन चला रहा है, कौन है मुख्यमंत्री, और सरकार कहाँ है, कि दिल्ली से चल रहा है, नागपुर से चल रहा है, कि बिहार से चल रहा है, या छत्तीसगढ़ से चल रहा है, अभी तक तो कोई इसका अता पता भी नहीं।
सरकार जब से बनी है तब से बलौदाबाजार जैसे कांड, कलेक्टर ऑफिस जल जाता है, कवर्धा लोहारडीह में 3 लोगों की हत्या हो जाती है, मौत हो जाती है, सूरजपुर में मौत हो जाती है, पुलिस वाले अपनी पत्नी को नहीं बचा पा रहे, परिवार को नहीं बचा पा रहे, घर जला दिए जा रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, बलरामपुर में थाने में हत्या कर दी जाती है, बलरामपुर ये सॉरी ये सूरजपुर थाने में हत्या कर दी जाती है। मतलब अपराध के मामले में छत्तीसगढ़ अब यूपी और बिहार के बराबरी करने लग गया है, कंपटीशन उसके बराबरी करने लग गया है। मैं समझता हूँ कि गृह मंत्री अनुभवहीन, मुख्यमंत्री को कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो उनके हाथ में कुछ है भी नहीं। दोनों डिप्टी सीएम मलाई खा रहे हैं और पूरे मंत्रियां मलाई खाने में लगे हुए। तो छत्तीसगढ़ को इस सरकार ने भगवान भरोसे छोड़ दिया है। ना स्कूल बच्चे सुरक्षित है, ना छत्तीसगढ़ की माता बहनें सुरक्षित हैं, न यहाँ के किसान सुरक्षित है, न यहाँ का पत्रकार सुरक्षित है, न आम जनता सुरक्षित है, न कोई आम नागरिक सुरक्षित है। मतलब छत्तीसगढ़ में इस सरकार का भरोसा खत्म हो चुका है जनता के मन में, और कहीं ना कहीं आज जनता अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। इसलिए तो पूरे मतलब यहाँ पे पूरा वर्ग संघर्ष का स्थिति हो गया है। आप प्रशासन के अधिकारी आपस में लड़ रहे हैं, तालमेल नहीं है उनके साथ। तालमेल नहीं है। एक क्या बोलने से तहसीलदार को एक टीआई मार रहा है, एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को मार रहा है। आखिर हो क्या रहा है? पूरे पर पूरे मतलब इस सरकार में न प्रशासन का भरोसा है, न उनके अधिकारी को भरोसा है, न जनता का किसी पे भरोसा है। पूरी तरह से सरकार खत्म हो चुकी है। मतलब ये सरकार में ऑल ओवर कहा जाए कि छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बना दिया है, और छत्तीसगढ़ पे जंगल राज चल रहा है। और छत्तीसगढ़ में कहा जाए कि छत्तीसगढ़ को इस सरकार ने बर्बाद कर दिया है, और कहीं ना कहीं इस सरकार से छत्तीसगढ़ समझ लिया है। एक प्रश्न उठता है, पहले बस्तर शांत बस्तर के नाम से जाना जाता है, और आज भी यहाँ के लोकल जितने भी हैं हमारे आदिवासी भाई हों चाहे सामान्य हों चाहे हर वर्ग के लोग आज भी बहुत अच्छे से प्यार से रहते हैं, सब रहते थे। अब थे कह सकते हैं, क्योंकि वो बात गई कहाँ? जो जो प्रेम था, जो व्यवहार था आपस में, वो बात अचानक गायब क्यों हो गई? इस पे कौन जिम्मेदार हुआ? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी और इसलिए सरकार जिम्मेदार है। आपस में भाई से भाई को लड़ाना, जाति और धर्म को लड़ाना, ठीक है, और पूरी तरह से मतलब आपस में अपनी वोट बैंक की राजनीति करना। तो किसी क्रिश्चियन के घर में या फिर किसी चर्च में अगर हम लोग चले जाएंगे तो हम लोग क्रिश्चियन हो गए, लेकिन इनके देश के प्रधानमंत्री चले जाएंगे तो भगवान हो गए। ठीक है, किसी अगर हम लोग मस्जिद में चले जाएं तो हम लोग मुसलमान हो गए। अगर इनके प्रधानमंत्री चले जाए ना किसी मुसलमान से गले मिल रहे हैं तो वो भगवान हो गए। मतलब ये दो तरह की विचारधाराएं क्यों? तो इसी तरह से कहीं ना कहीं पूरे बस्तर, छत्तीसगढ़ और पूरे देश को सिर्फ जाति और धर्म में बांटकर राजनीति कर रहे हैं। विकास के लिए शिक्षा कैसा होना चाहिए, स्वास्थ्य कैसा होना चाहिए, और उस पर सड़कें कैसे होने चाहिए, इनमें बिल्कुल भी ये पॉजिटिव सोच नहीं है। आपस में लड़ा लो, एक दूसरे को लड़ा लो, आदिवासी आदिवासी को लड़ा लो, हिंदू मुसलमान लड़ा लो, बस यही करके इनको राजनीति करना है। मैं समझता हूँ कि हमारा शांत बस्तर था, शांत बस्तर को अशांत करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो इस पे हम लोग कैसे वापस आ सकते हैं? जैसे बस्तर पहले हुआ करता था, उसके लिए हम लोग को क्या प्रयास करना एक ही प्रयास है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहते बस्तर शांत नहीं हो सकता, यहाँ के लोग निश्चिंत नहीं रह सकते, इसलिए बदलाव जरूरी है। मैं तो समझता हूँ आने वाला समय नगरीय निकाय चुनाव है, पंचायत चुनाव में सरकार को जवाब देने का बहुत बड़ा वक्त आ गया है, जवाब देना चाहिए। और बदलाव जब तक भारतीय जनता पार्टी रहेगा पूरी छत्तीसगढ़ में यही जो वातावरण बना रहेगा। एक दूसरे गृह मंत्री एक भड़काऊ बात करते हैं, उनमें कोई मैनर है नहीं। वो अगर इस तरह की बात करेंगे कि कानून व्यवस्था बनाने का जवाबदारी उनका है, अगर वो खुद कानून तोड़ेंगे, वो खुद इस उपद्रवी टाइप का भाषा बोलेंगे, तो फिर कानून कैसे रहेगा? मतलब आम नागरिक आज रिपोर्ट लिखाने चला जाए, उनका रिपोर्ट जब तक किसी बीजेपी के विधायक मंत्री या उनके गृह मंत्री मुख्यमंत्री पूछे बिना कौन सा धारा लगना है, रिपोर्ट होना है नहीं होना है, उनसे नहीं होगा। उनको पूछने के बाद ही रिपोर्ट होगा। मतलब आम नागरिक रिपोर्ट लिखाने के लिए भी आज तरस रहा है। पुलिस वाले सुरक्षित नहीं है, पुलिस वाले पीट रहे हैं आज। मतलब क्या हालात है प्रदेश का, ये तो भगवान भरोसे। आप आदिवासी बहुल क्षेत्र से हैं, बस्तर जिला संभाग बोल सकते हैं, बल्कि ये भी कहना गलत नहीं होगा कि हमारा पूरा छत्तीसगढ़ काफ़ी यानी आदिवासी बहुल ही कहलाएगा, और उससे सबसे ज़्यादा बस्तर है।
तो बस्तर में यहाँ की सुरक्षा के लिए न्यायपालिका को क्या करना चाहिए? ऐसे कुछ सुझाव हो तो थोड़ा सा। देखिए, न्यायपालिका समय समय पर संज्ञान में लेकर सरकार को सीधे सीधे नोटिस जारी करती है बहुत सारे मुद्दों पे, सुरक्षा वाला इशू पे, कानून व्यवस्था वाला इशू पे, बहुत सारे इशू पे। लेकिन ये सरकार इसने बेशर्मी का हद पूरी पार कर दी है कि हाई कोर्ट संज्ञान में लेकर सरकार को चेतावनी दे रही है, सरकार को गाइडलाइन कर रही है। मतलब इससे दुर्भाग्य क्या हो सकता है? देखिए, नो डाउट ट्राइबल एरिया पे कहीं ना कहीं ठीक है, नक्सली के नाम से फर्जी एनकाउंटर हो रहा, ठीक है, और कहीं ना कहीं लगातार रोड एक्सीडेंट होना, सड़क एक्सीडेंट होना। सरकार इन कामों पे काम कहाँ कर रही है? फर्जी फेक एनकाउंटर, और हम जांच के लिए मांग कर रहे हैं, गांव वाले बोल रहे हैं फेक फेक एनकाउंटर है। जब हम जांच के लिए मांग कर रहे हैं तो सरकार चूँ से चाह नहीं। मतलब पिछले 15 साल में जो हालात रहा ना बस्तर में, वही हालात अभी भी लाना चाह रहे हैं। हम चाहते हैं शांति आए, शांति वापस आना चाहिए बस्तर में, लेकिन क्या किसी निर्दोष आदिवासी को मार के आप शांति लाने के पक्ष में क्या? अगर ऐसा है तो हम कतई पे नहीं है कि जो ओरिजिनल है, जो टारगेटेड है, उस पर आप करिए ना टारगेट। लेकिन बस्तर के शांत निर्दोष आदिवासियों को अगर मारने का काम करेंगे तो हम चुप नहीं बैठेंगे। ये पूरी बातें थी हमारे पूर्व सांसद महोदय और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष महोदय ने जो जो भी बात कही है, इस पर भी लोगों को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। उसमें क्या सही था, क्या गलत था, आप स्वयं को मनन करना पड़ेगा।